26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनजीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचा था कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनजीर के अलावा इनके सलामती के मुशीर रहमान मलिक भी इस मुलाकात में शामिल थे। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि इस दिन कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने जराए से इतना यकीन था कि वो खुद देर रात बेनजीर की इस्लामाबाद रिहाइशगाह पहुंचे थे। बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान में ताकत के लिए जद्दोजहद में भुट्टो खानदान में लिखते हैं, ये सुनते ही बेनजीर को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं इन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने ताज से कहा कि अगर आप इन खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ताज का जवाब था कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इससे इनके वसाइल का राज फाश हो जाएगा। इस पर बेनजीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बेनजीर जब जनरल ताज से मिल रही थी, उनके कातिल उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। बेनेट जोन्स लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर्स नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे, जहां बेनजीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। इस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा यह था कि बेनजीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को इस गेट तक ले गए जो इनके ख्याल में बेनजीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो मेन्यूज लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनजीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फहीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करजाई से मिलने गई। करजाई इस्लामाबाद के सरीना होटल के 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनजीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तौकीर कायरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनजीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस के स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनजीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनजीर की कार में सामने वाली सीट पर इनके ड्राइवर जावेदुर रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हसन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम, वस्त में बेनजीर और दाएं जानिब बेनजीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनजीर का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनजीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त बेनजीर खड़ी हुई और इनके लैंड क्रूजर की छत से उनका चेहरा जाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और इनका सलाम कबूल कर रही थी और इनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनजीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी इन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। 3:16 पर बेनजीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इसके बाद बेनजीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर खत्म हुई तो पूरा इलाका बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वजीर आजम के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनजीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। इनकी कार काफी देर तक रुकी रही क्योंकि इनके हामियों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनजीर खड़ी हो गईं और इनके इमरजेंसी हैच से इनके सर और कंधे नजर आने लगे। इस वक्त 5
9:10 हुए थे। बेनेट जॉन्स लिखते हैं, सुबह से इंतजार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनजीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनजीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूंकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ इसके बाजू को छू सका। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनजीर स्कैप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। जबकि हेराल्डो मेन्यूज लिखते हैं, नाहिद खान जो बेनजीर के दाएं तरफ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज सुनी, बेनजीर नीचे गिरी और इनके सर का दायां हिस्सा इनकी गोद में गिरा। इनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था और इनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फहीम जो बेनजीर के बाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनजीर गिरी तो इनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनजीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे के रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने इसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार इसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जाए वकुआ पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनजीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नाहिद खान ने बेनेट जॉन्स को बताया, हमारे सामने बेनजीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनजीर को इस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनजीर की तर्जुमान शीरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनजीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। इनकी ना तो नब्ज चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी थी और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। इनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनजीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दक खान ने उनका सीना चाक किया, उनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन इनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनजीर को मुर्दा करार दे दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।